ऑनलाईन वाले ऐकूयला लागलं का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. स्क्रीन विजिबल झाली का पहा. बर, काय झालं शेवटी आपलं? शेवट काय बघितलं रे बाबा? नो सीन सी आउट हाउ टू राइट प्रोग्राम, शायद ये हमने देखा था. ठीक है, चलो 2-3 प्रोग्राम्स और ट्राई करके देखते हैं. ठीक है, ऑनलाईन वाले डेव CPP विजिबल झालं का बघा. इज डेव C++ विजिबल. आपले फोन सायलेंट केले का रे बाबा? आपले अलार्म्स चेक करा, फोन सायलेंट करा आणि फोनपासनं ॲडमिशन घेण्याआधी एवढी एक कंडिशन ऐकून घ्या. शक्यतो फोन आपले बाहेर ठेवायचे बंद करून बॅगमध्ये. मॅडम असतं तिथं घेऊन जायचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. फोनपासून आपण 1.5-2 तास लांब राहणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय फोकस होत नाही. काहीतरी वाजलं, कोणाचं नोटिफिकेशन आलं, मेसेज आला, लक्ष जातच तिकडं. आणि ते आवडत्या माणसाचं असेल तर मग पुढं आपलं लक्ष लागत नाही की मला रिप्लाय करायचा आता कसा करू. आणि ती गोष्ट आपण अजिबात टॉलरेट करत नाही. ओके, जर सापडला वापरताना तर घरी जावं लागतं. ठीक आहे, त्यानंतर आठवडाभर तुम्हाला बाहेर बसून ऑनलाईनच लेक्चर अटेंड करावं लागतं. तेवढी गोष्ट आपण स्ट्रिक्टली फॉलो करायची. ऑनलाईनवाले तुमच्यावर माझं रिस्ट्रिक्शन हे राहू शकत नाही, पण ते तुम्ही स्वतःच फॉलो करणं गरजेचं आहे. सगळी नोटिफिकेशन्स बंद करा. पूर्ण फोकस आपल्या लेक्चरवर असायला पाहिजे. सोपं असो, अवघड असो, कसंही असो लेक्चर. ठीक आहे, एवढा एक रूल आपल्याला फॉलो करायचा आहे. बाकी आपल्याला घरी जाऊन काही सुद्धा करायचं नसतं. जे काही करायचं आहे आपण सगळं इथंच करणार आहे. सो तुम्हाला एक्स्ट्रा वेळ कुठल्याही गोष्टीसाठी घरी जाऊन द्यायचा नाही आहे. ठीक आहे, CPP जे काय होईल ते इथं माझ्यासोबतच होईल. चलो ठीक आहे, बोलायच नाही रे बाबा. आल्यानंतर एकदा तिथून आत आला की आपण अनाथ आहे असं समजूनच क्लासमध्ये बसायचं. एवढी 2 गोष्टी आपल्याला फॉलो कराव्याच लागतील बाबा, त्याशिवाय होणार नाही. बरोबर, हे तुम्ही करायचं आहे, मी नाही करायला लावत तुम्हाला, पण हे तुम्हाला फॉलो करावं लागेल. ओके, एवढं डिसिप्लिन ठेवाल तर बाकीच्यांपेक्षा पुढं राहाल, नेहमी पुढं राहाल. चलो ठीक है, डेव CPP दिखाई दे रहा है सबको, एवरीबडी? ओके, लेट्स ओपन ए न्यू फाइल. ठीक है, शॉर्टकट था Ctrl+N. हमें चाहिए एक न्यू सोर्स फाइल. ठीक है, तो Ctrl+N किया, एक न्यू सोर्स फाइल यहाँ पे ओपन हो गई. ठीक है, आपकी जो न्यू सोर्स फाइल आएगी वो हो सकता है बैकग्राउंड उसका वाइट हो, बट आप उसके लिए टूल्स में जाकर के चीज़ें बदल सकते हो. ठीक है, यहाँ ऊपर एक टूल्स दिख रहा है, टूल में जाओ और वहाँ पे जाकर के देखो, आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे. उसमें से एक है एडिटर ऑप्शन. यहाँ आपको चीज़ें मिल जाती है, जनरल, फॉन्ट्स, कलर्स. और कलर में मैंने एक थीम चूज़ करके रखी थी मैट्रिक्स वाली, तो उसकी वजह से ये सब इस तरह से आ रहा है. ठीक है, नहीं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक व्यू में सब कुछ वाइट दिखेगा. ओके, सो वी हैव न्यू फाइल. अब यहाँ हमारे पहले जो 2 स्टेटमेंट्स हैं जो हमें लिखने ही होते हैं. ओके, कौन से थे? include IOStream. अरे काय झालं? ओके, देन
using namespace std int main return 0, ठीक है। हैश इंक्लूड इंट मेन रिटर्न 0, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी फंक्शंस में। लेकिन फिर भी अगर आपको और डिटेल में समझना है, आई विल सजेस्ट टू गो थ्रू माई सी लेक्चर्स सीरीज, वो हो जाएगा। ओके, ते बाळांनो थोडं सिरियसली घ्या, अदरवाईज पुढे क्लास अँड ऑब्जेक्ट नंतर आपल्याला अडचणी येतात. वेन वी गो फॉर द क्वेश्चन्स, क्रिएट ए डेटाबेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स अँड सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू द नेम in ascending order, in descending order, delete the student, update student, search student, ये वाली चीज़ें जब आप करने लगते हो फिर सी की कमी महसूस होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। अभी अपने पास टाइम है तो गो थ्रू सी, जितना हो सके। माझी सिरीज बघितली पाहिजे गरजेचं नाही, यू कैन गो ऑन यूट्यूब, गेट द लेक्चर्स जो फ्री है वो भी कर सकते हो, और किसी के देखो, या फिर नोटबुक या फिर बुक्स पढ़ लो, जो करना है करो। 15 दिन पूरा सी पे फोकस रखो। चलो ठीक है, 2 वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर करते हैं। पहले क्वेश्चन डिसाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, ओके से दिस इज कमेंट राइट, मल्टी लाइन कमेंट, और यू कैन कॉल इट ब्लॉक कमेंट ऑल्सो। आई होप यू आर फैमिलियर विद द कमेंट कॉन्सेप्ट। पता है ना, कमेंट को कंपाइल नहीं किया जाता, एग्जीक्यूशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। कमेंट्स आर रिटन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्रामर, कि भाई मैंने क्या लॉजिक लिखा था। 4 साल बाद अगर मैं ये प्रोग्राम ओपन करूं तो मुझे समझ आना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट कौन से पर्पज से लिखा था। अभी कोड सिंपल है तो ज़रूरत नहीं होगी, बट चलो क्वेश्चन तो कम से कम लिख लेते हैं। स्कैन लेंथ एंड विड्थ, ओके, एंड फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हमें लेंथ और विड्थ स्कैन करके एरिया पेरीमीटर जो है फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले डिसाइड करो वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए हमें। लेंथ, विड्थ, एरिया, पेरीमीटर, 4 वेरिएबल चाहिए। एरिया कैलकुलेट करोगे, यू नीड एरिया टू स्टोर एरिया। पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे, यू नीड पेरीमीटर टू स्टोर पेरीमीटर, राइट। तो वेरिएबल के नाम लिख लेते हैं। वेरिएबल के नाम लिखते वक्त आपको एक लॉजिकल रूल फॉलो करना है। सिंटैक्टिकल तो आपको पता होगा, शुरुआत अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से होनी चाहिए। स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर यूज़ नहीं कर सकते। डिजिट्स यूज़ कर सकते हो बट नॉट एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग छोड़ के कहीं भी डिजिट यूज़ कर सकते हो। स्पेसेस बीच में नहीं चाहिए। कीवर्ड्स एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। बस ये 5 रूल्स आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। वो सी के फर्स्ट चैप्टर में है, आप देख लो, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो लॉजिकल रूल कौन सा फॉलो करना है, ये 5 सिंटैक्टिकल रूल्स हैं। लॉजिकल रूल कहता है कि वेरिएबल के नाम आपके लॉजिकल होने चाहिए, मतलब वेरिएबल के नाम पढ़ते ही थर्ड पर्सन को समझ आना चाहिए कि ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। एटलीस्ट उसे आइडिया आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वही काम कर रहा है। बट अभी अगर मुझे पता है कि मुझे 4 वैल्यूज़ स्टोर करनी है और मैंने वैल्यूज़ लिखी A, B, C, D, आपके फेवरेट वेरिएबल्स है ये फ्रेशर्स के, इंट A, B, C, D। अब अगर ये वेरिएबल्स में पढ़ूँ तो क्या मैं समझ रहा हूँ कि मैं रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के साथ काम कर रहा हूँ? नहीं। ओके, सो वेरिएबल्स आर नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग अबाउट द प्रोग्राम, ये नहीं होना चाहिए। ओके, सो योर वेरिएबल नेम्स मस्ट बी लॉजिकल। लेंथ, विड्थ, एरिया, पेरीमीटर, ओके। तो ये 4 वेरिएबल देखने के बाद कम से कम ये पता तो चल रहा है कि भाई एरिया पेरीमीटर के साथ कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है वो नीचे समझ आ जाएगा, बट समथिंग रिलेटेड टू रेक्टेंगल और स्क्वायर और उसके एरिया पेरीमीटर के साथ काम कर रहा है। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, स्कैन करो लेंथ एंड विड्थ। ओके, स्कैन करना है मतलब सी इन की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी सी इन यूज़ करना है, जब भी सी इन यूज़ करना है, ओके, तो हमें एक सी आउट वाला मैसेज यूज़र को ज़रूर देना है, जस्ट टू मेक आवर कोड यूज़र फ्रेंडली। ओके, नहीं दोगे तो आपके कंपाइलर को या फिर एग्जीक्यूटर को कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किसको होगी? आपके कस्टमर को होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ हमें सोचना क्या है, जब प्रोग्राम लिखोगे तो कस्टमर इज़ गोइंग टू बाई इट, ये पहली सोच। अगर वो सोच आपके प्रोग्राम में फिट नहीं हुई, जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाद हम OOP की कॉन्सेप्ट देखेंगे,
वहाँ कस्टमर वाली कॉन्सेप्ट फिट नहीं होती। तो वहाँ दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है, वन प्रोग्रामर राइटिंग कोड फॉर अदर प्रोग्रामर्स। जैसे कि हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, अब इनहेरिटेंस किसी बाहर वाले कस्टमर के लिए तो हम नहीं लिखेंगे, राइट। मान लो किसी शॉप वाले ने आपको उसकी शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा, तो सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें रहेंगी, कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, किसकी कितनी प्राइस है, बिलिंग कैसे जनरेट होगा, ऑर्डर कैसे रिसीव होगी, यही सारी चीज़ें रहेंगी। क्या उसमें उसे इनहेरिटेंस की ज़रूरत है? नहीं है। क्या उसमें उसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत है? क्या आपका कस्टमर सोचेगा अच्छा यहाँ इनहेरिटेंस चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ इनहेरिटेंस, समझ रहे हो नहीं? ठीक है। अब अगर इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम यूज़ क्यों करेंगे? तो पर्पज़ ये होता है कि एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर के लिए कोड लिखेगा, तब ये सारी बेसिक चीज़ें यूज़ होंगी। और ये जो फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं कि भाई सीन कर रहे हो तो एक ठीक से मैसेज दे दो सो दैट कस्टमर विल अंडरस्टैंड, ये आपके कस्टमर के साथ चलेगा, दैट विल गो विथ योर कस्टमर। डन, ठीक है। तो अब एक मैसेज दे देते हैं, लेट्स से सी आउट /n एंटर लेंथ। ओके, अब लेंथ एंड विड्थ ये दोनों चीज़ें जो है ये आप यूज़र से ले सकते हो, ठीक है। एक ही मैसेज में लेंथ एंड विड्थ आप दोनों यूज़र से ले सकते हो, ठीक है। बट ऐसा करना नहीं है। अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट्स है तो हर इनपुट के लिए अलग से मैसेज दे दो। ये क्यों ज़रूरी है? आगे जाकर के एक /n वाला प्रॉब्लम आएगा जो इनपुट बफर के साथ कनेक्टेड होगा, जिसके लिए हम scene.ignore नाम का एक फंक्शन यूज़ करेंगे। अब वो फंक्शन कब यूज़ करना है ये समझने के लिए, वो प्रॉब्लम हो रही है ये समझना ज़रूरी है। और वो प्रॉब्लम समझ आए आप लोग, इसलिए हर इनपुट अलग से स्कैन करना है, ये बस याद रखना। बाकी आप कर सकते हो, कैस्केडिंग कल हमने देखा, सी इन लेंथ एंड विड्थ पॉसिबल है, बट नहीं करना है। सीन लेंथ करेंगे, फिर विड्थ के लिए अलग से मैसेज देंगे, और फिर सीन विड्थ करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें फॉलो करो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूशन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर। तो सी इन लेंथ को स्कैन कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। सीन के साथ कहीं भी /n/t फॉर्मेटिंग मैसेज कुछ नहीं देना है। सीन क्या कर रहा है? यूज़र से डेटा ले रहा है, यूज़र को दे नहीं रहा कुछ भी। ओके, सो नो फॉर्मेटिंग विद सीन। देन सी आउट /n। अब हमें कौन चाहिए? विड्थ चाहिए, तो हम कहेंगे एंटर विड्थ, ठीक है। और फिर कहेंगे सी इन विड्थ, हो गया, ठीक है। क्या एरिया और पेरीमीटर यूजर से स्कैन करने हैं? फ्रेशर्स का ये एक प्रॉब्लम होता है, जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं सबको स्कैन कर रहे हैं। सबको स्कैन नहीं करना है। लॉजिकली सोचो, यूजर से इनपुट क्या आएगा? तो ऑब्वियसली लेंथ एंड विड्थ आएगा। एरिया यूजर से नहीं लेने वाले। एरिया फाइंड आउट करना इज द जॉब ऑफ यूर प्रोग्राम, तो वो काम आपका प्रोग्राम करेगा, तो वो हमें यूजर से स्कैन नहीं करना है। ओके, सो आई विल राइट हियर एरिया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा? लेंथ इनटू विड्थ। अब यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है आपकी कभी कभी, यू गो विथ लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। ये स्टेटमेंट में लिख कब रहा हूँ? डेटा पहले स्कैन किया, फिर मैंने लेंथ इनटू विड्थ लिखा। इस सीक्वेंस पे भी फोकस होना चाहिए। कई बार आप लोग क्या करते हो, डिफ़िकल्ट चीज़ें पहले कंप्लीट कर लेते हो। जैसे कि कुछ लोगों को ये कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट लगता है, तो जैसे ही डिक्लेरेशन हुआ इमीडिएटली नीचे क्या हो जाता है? लेंथ इनटू विड्थ, और फिर इसको स्टोर करना होता है हमें एरिया में। सो यू गो विद दिस। अब आपको लगता है कि चलो डिफिकल्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अब सिंपल सी चीज़ है कि इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे कि डेटा स्कैन करना। क्या ये सीक्वेंस के साथ जा रहा है? नहीं जा रहा। ये बात समझ रहे हो नहीं? इट इज़ नॉट गोइंग विद द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या कहता है? अगर एरिया कैलकुलेट करना है, आपके पास लेंथ की वैल्यू होनी चाहिए, आपके पास विड्थ की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैंने आपको कहा बताओ स्क्वायर कितना आएगा एक नंबर का, आप स्क्वायर बताओ फिर मैं बताऊंगा कि मेरा नंबर क्या था। इज इट पॉसिबल? ये कभी पॉसिबल नहीं है। मुझे पहले आपको इनपुट देना पड़ेगा, दैट इज़ माई नंबर, फिर आप मुझे उसका स्क्वायर बताओगे, राइट।
ये एग्जैक्टली उल्टा हुआ कि मैं आपसे कह रहा हूं बताओ स्क्वायर क्या होगा, फिर मैं आपको नंबर देता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो जो सीक्वेंस है कोड लिखते वक्त इस पर आपको फोकस रखना है। ओके, तो चलो ये गया। देन लेंथ इनटू विड्थ कैलकुलेट होगा और उसे हम क्या करेंगे, एरिया वेरिएबल को असाइन करेंगे, राइट। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। और वैसे ही पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो पेरीमीटर आएगा लेंथ प्लस विड्थ इनटू 2, राइट। सो 2 इनटू, ये इनटू वाला साइन आप भूल जाते हो, मैथमेटिक्स में जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। इधर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, इधर बाय डिफॉल्ट सिर्फ एरर आती है अगर आप कुछ भूल रहे हो। ओके, सो 2 इनटू मेंशन करना है और फिर ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ हो गया, ठीक है। अब हमें इसे क्या कर देना है, प्रिंट करना है। कैलकुलेशन होने के बाद यूजर को आपका रिजल्ट दिखाना भी जरूरी है, सो लेट्स प्रिंट इट। ओके, तो मैं कहूँगा सी आउट स्लैश एन एरिया इज इक्वल टू एरिया। देखो सी आउट के साथ फेमिलियर हो, मैसेज एक अलग एंटिटी है, वेरिएबल की वैल्यू ये एक अलग एंटिटी है, और दोनों एंटिटी मैंने एक साथ एक ही सी आउट में प्रिंट कर दी है। बस हर दो एंटिटी के बीच में कौन चाहिए हमें, कौन है ये, विचार करा, नीट विचार करा की तुम्ही काय म्हणाल ह्याला आणि मग मला सांगा। हाँ, क्या कहेंगे इसको, लगेच आन्सर दिलं पाहिजे गरजेचं नाही। व्हॉट डू यू कॉल इट, ऑपरेटर, काय करायचं। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक, व्हाट डू यू कॉल इट, इंसर्शन। हे नाही चलणार, व्हाट डू यू कॉल इट, ऑपरेटर। हे भी ऑपरेटर है, ये भी, हे सगळे ऑपरेटर्स आहेत। तो आंसर अपना स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, तो पहले सोचो, आपके पास ये चांस नहीं है, अच्छा ये एक्सट्रैक्शन, अरे नहीं ये इंसर्शन है, नहीं, व्हेन यू से एक्सट्रैक्शन पैकेज गया। ओके, तो सोचो फिर बोलो। ओके, लेट्स गो अहेड। एरिया कैलकुलेट हुआ, उसके बाद हमें कौन चाहिए, पेरीमीटर स्लैश एन पेरीमीटर इज इक्वल टू द नेम ऑफ वेरिएबल इज पेरी। ओके, डन। और फिर रिटर्न 0, बात खत्म, ठीक है। अपना प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो पहले सेव करना है, सेव करके कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके फिर रन करेंगे। ओके, लेट्स सेव इट। ओके, विंडो आई, यहाँ पे अपने प्रैक्टिस प्रोग्राम का देखो, प्रैक्टिस वाला फोल्डर जो कल मैंने चूज करके रखा था ये वही आगे कंटिन्यू होता है जब तक आप इसको चेंज नहीं करते हो। तो अभी हम प्रैक्टिस के साथ जा रहे हैं, तो आई विल से प्रोग्राम 2 .cpp वाला एक्सटेंशन मेंशन नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट सारे क्या है, .cpp है। एंटर की प्रेस की, pro2 .cpp ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। कोई चेंज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको स्टार दिखाई देगा, राइट, लेकिन अभी प्रोग्राम अपना सेव हो चुका है। सो लेट्स सेव इट। अब कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करके रिपोर्ट विंडो जो है यहाँ आपको रिजल्ट दिखाई देगा। कई बार आपको रिपोर्ट विंडो दिखाई नहीं देगी। ओके, कंपाइलर जिस विंडो में रिजल्ट दिखाता है वी कॉल इट रिपोर्ट विंडो। अगर आपको वो दिखाई नहीं दे रही तो ऊपर मेन्यू वाली लिस्ट में देखो एक व्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे व्यू, क्लिक करो इसको और सबसे एंड में देखो क्या है, फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो। इस पर क्लिक करो, आपकी विंडो सामने आ जाएगी। कई बार होता क्या है, देखो फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो पे क्लिक किया, ये अब फ्लोटिंग नहीं है। मैं फिर से एक बार जाके फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। या ये आपकी विंडो, ये कई बार इस तरह से दिखाई देती है, फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो। ओके, जस्ट ए लाइन। और अब आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हो कि सर आपके यहाँ पे तो पूरा दिखाई दे रहा था, हमारे यहाँ पे सिर्फ लाइन आ रही। कई बार बच्चे ये भी नहीं समझ पाते कि ऐसा कुछ तो दिया है, रिपोर्ट विंडो करके कुछ लाइन सामने आ रही है। ओके, स्किप हो जाता है आपकी नज़र से, पता नहीं कैसी इतनी बड़ी लाइन, ठीक है। तो जब ये दिखेगा रिपोर्ट विंडो वाली एक लाइन, तो ये एरो दिख रहा है ना अभी जो है मेरा, ये देखो ये अलग है, ये आई है, ये अपना सिंपल सा कर्सर है, और ये 2 साइडेड एरो आएगा, देखो आए 2 साइडेड एरो। अब क्लिक करके रखो, इस प्रोसेस को हम ड्रैग करना कहते हैं, ड्रैग द माउस। ओके, तो क्लिक करके रखो और फिर इसे खींचो नीचे,
तो ये आपको यहाँ पे अपनी रिपोर्ट विंडो दिखाएगा और हम यहाँ कंपाइलर में हैं। ओके, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, एंड लेट्स कंपाइल इट। और कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आएगा ओके, एक एरर आ चुकी है। ठीक है, अब एरर क्या है वो ज़रा समझते हैं। ठीक है, रेड लाइन आने के बाद सिर्फ रेड लाइन ये वाली पढ़नी नहीं है। रेड लाइन यहाँ अगर नीचे दिखाई दे रही है तो यहाँ पढ़ो, यहाँ दिया हुआ है, क्या लिखा है, एरर। ओके, एरर के ऊपर क्या लिखा है, इन फंक्शन इंट मेन। ओके, दैट इज इंफॉर्मेशन लाइन ओनली, वो आपको बता रहा है कि इंट मेन फंक्शन में एरर है। क्या एरर है वो नीचे यहाँ दिखाई देगा आपको, पेरी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब फिर आपको सवाल आता है कि सर डिक्लेयर तो किया है मैंने, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कह रहा। तो ऐसे केस में सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी है, क्या स्पेलिंग अपना सही है। ओके, और आप देख सकते हो ऊपर यहाँ स्पेलिंग में गड़बड़ हो चुकी है, तो वेरिएबल का नेम बदल गया। आपका कंपाइलर गेस नहीं करेगा कि अच्छा PREI है, नीचे PERI है, तो चलो कोई बात नहीं, लेट्स अप्लाई सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेक इट करेक्ट, कि हाँ चलो नहीं होगा। ओके, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, लेट्स मेक इट ER। ओके, अब चेंजेस हुए, सेव कर लेते इसको एंड कंपाइल। और कंपाइल करने के बाद रिपोर्ट विंडो में आपको दिखाई दे रहा है एरर्स 0, वार्निंग्स 0। डन, ठीक है। ओके, अब कंपाइल हो गया सही से। अगर सही से कंपाइल हुआ मतलब एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है, देन यू कैन गो फॉर रन, यू कैन गो फॉर एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, व्हाट वाज द शॉर्टकट, F10 वाज द शॉर्टकट, यस। तो F10 प्रेस करके इसको रन कर देते हैं। डन हो गया। एंटर लेंथ करके मैसेज आया, करेक्ट मैसेजेस दे रहा है अभी, ठीक है। एंटर लेंथ, चलो लेंथ दी हमने 5, एंटर विड्थ 3, और यहाँ नीचे एरिया और पेरीमीटर जो है वो करेक्ट प्रिंट हो चुके हैं। डन, ठीक है। क्लियर हुआ प्रोग्राम, काय काय केलं लक्षात आलंय। प्रोग्राम लिखना आसान है, जो अदर पैरामीटर्स में आपको बता रहा हूँ, कंपाइल कैसे करना है, रिपोर्ट विंडो कैसे देखनी है, ओके, एरर्स कैसे सॉर्ट आउट करनी है, एरर समझनी कैसी है, ये वाली बातें पहले समझो, ये ज़रूरी है। ओके, सब कुछ सामने होता है, आपको बस एक आदत लगानी है, रीड। एरर आएगी, रीड, प्रोग्राम रन होगा, रीड, कंपाइल होगा, रीड द विंडो कंप्लीटली। हमारा फोकस किस पे रहता है, एरर 0, वार्निंग 0, हो गया। लेकिन इतना नहीं, इतना करके काम नहीं बनेगा। नीचे जो 3 लाइंस है, यू हैव टू रीड देम, कि वो क्या बता रहा है हमें, पढ़ो। ओके, चलो ठीक है, प्रोग्राम क्लियर हो गया। अब लिख लो खुद से। ऑनलाइन वाले ले रहे प्रोग्राम, लिहून झालं की दाखवतो तुम्हाला। आधी पहिले लिहा स्वतः, मग आपण चेक करूया।
चलो हो गया, एक बार चेक कर लो। ओके, अब देखो, एक इंडेंटेशन वाला फंडा होता है, स्पेसिंग वाला फंडा। ओके, वो भी जरा समझ लो। प्रोग्राम एकदा चेक करून घ्या झाला असेल तर, ऑनलाईन वाले प्रोग्राम एकदा चेक करून घ्या झाला असेल तर। हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये जो ओपनिंग करली ब्रॅकेट होता है, ऑनलाईन वाले सगळ्यांना विजिबल आहे, ऐकू येत आहे बघा रे बाबा, लेज बंद करा था। कई बार आप अपना ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे शुरू करते हो, ठीक है, दैट इज रॉन्ग, लॉजिकल नहीं है। स्कोप जो ओपन हो रहा है वो हमेशा आपका ये जो हेडर होता है स्कोप का, जैसे अभी अपने स्कोप का हेडर है इंट मेन, तो उस हेडर का जो पहला कैरेक्टर है आई, एग्जैक्टली उस आई के नीचे आपका स्कोप ओपन होना चाहिए, ओपनिंग ब्रैकेट। फिर एग्जैक्टली उसके नीचे उसका क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। ओके, और बाकी जो भी लाइंस लिखोगे वो इनफ स्पेस देकर आगे लिखोगे। कोई भी स्टेटमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन के बीच में नहीं होना चाहिए। ओके, सारे स्टेटमेंट्स स्पेस दे के आगे लिखेंगे। अब स्पेस कैसे देंगे, इसमें भी आपकी गड़बड़ हो जाती है। यू यूजुअली गो विथ प्रेसिंग स्पेस बार। अब अगर स्पेस बार के साथ जाते हो फिर ऐसा कुछ हो जाता है, बरोबर। हे बरोबर नाही दिसत, कोंबड्यांनी विस्कटल्यासारखा प्रोग्राम दिसतो। सो डोंट गो विथ स्पेस बार। कीबोर्ड पे एक और की होती है टैब करके। ओके, तो आपको टैब के साथ जाना है, ठीक है। जैसे ही आपका स्कोप ओपन हुआ, ओके, अंदर के सारे स्टेटमेंट्स आप टैब यूज करके लिखोगे। ओके, जैसे कि ये वाला टैब, टैब, ये सारे टैब देकर मैंने लिखे हुए हैं। ओके, अब ये दिखने में सही दिख रहा है। ओके, प्रोग्रामर ने ही प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये थर्ड पार्टी को समझ आना चाहिए। कुत्र्या मांजरासारखे प्रोग्राम लिहायचे नाहीत। ओके, प्रोग्राम शुड बी इजीली रीडेबल। अगर कहीं पे मिसिंग ब्रैकेट, मिसिंग सेमीकोलन, मोस्टली मिसिंग ब्रैकेट वाली अगर एरर हो गई तो वह आसानी से समझ आनी चाहिए। ओके, ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। जब आप आगे और पढ़ो जाओगे, मोस्टली आफ्टर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो आपके प्रोग्राम 300-400 लाइन के होंगे, कंटेनिंग मल्टीपल इफ एल्स लूप्स एंड ऑल। तो उसमें मल्टीपल ब्रैकेट्स रहेंगे। अब उन मल्टीपल ब्रैकेट्स में अगर कहीं पे आप गलती से ब्रैकेट मिस कर जाते हो तो ये वाला सिंटैक्स आपको आसानी से बता देता है कि भाई ब्रैकेट कहाँ पे मिसिंग है। अगर सारे ब्रैकेट्स एक के नीचे एक रहे, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, कैसे, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, बस देखते रहो। स्कैन लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, और क्वेश्चन कहता है चेक इफ इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगल। ओके, अब स्क्वायर हम इसको कब कहेंगे, स्क्वायर कब कहेंगे, लेंथ और विड्थ अगर इक्वल है, सेम है, और अगर इक्वल नहीं है वी विल कॉल इट रेक्टेंगल। ठीक है, तो बेसिक तो यही है, लेंथ और विड्थ पहले स्कैन कर लो। अब बस लेंथ और विड्थ को हमें कंपेयर करना है कि वो इक्वल है कि नहीं है। अब इक्वलिटी के लिए हम कौन सा वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, कौन सा? असाइनमेंट नहीं होता बेटा, वो असाइनमेंट ऑपरेटर अलग है। चलो सिंबल बताओ क्या है इक्वालिटी चेक करने के लिए, डबल इक्वल टू, राइट। तो वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, ये 2 दिन में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, राइट। तो हमें डबल इक्वल टू के साथ जाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा इफ, ओके, लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू विड्थ, अगर ऐसा हुआ तो अब नीचे इफ का ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, ओपनिंग करली ब्रैकेट मतलब इफ का स्कोप आएगा। वो स्कोप एग्जैक्टली इफ के आई के नीचे शुरू होना चाहिए। जब शुरू करोगे अपने आप क्लोज भी हो जाएगा, ये आईडी आपके लिए कर देगा, ओपन होगा क्लोज भी हो जाएगा और कर्सर अपने आप अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जहां कर्सर आया है वही से लिखना शुरू करना है। तो अगर ऐसा रहा तो हम कहेंगे सी आउट स्लैश एन स्क्वायर। ओके, और अब एल्स वाला पार्ट, एल्स वाला पार्ट कहां पे लिखोगे? तो जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट कंप्लीट होता है और उसके बाद आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हो क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद,
तो वो एग्जैक्टली क्लोजिंग ब्रैकेट के नीचे शुरू होना चाहिए। स्कोप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स है सारे टैब देकर के आप लिखोगे स्कोप के अंदर। ये एक आपका स्कोप है फ्रॉम ओपनिंग ब्रैकेट टू क्लोजिंग ब्रैकेट। अभी स्कोप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स है सारे आप टैब देकर के लिखोगे। अब चलो स्कोप खत्म हुआ, अब हमें कोई और स्टेटमेंट लिखना है जो इफ वाले स्कोप से बिलोंग नहीं करता। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आउट ऑफ द स्कोप वो एग्जैक्टली क्लोजिंग ब्रैकेट के नीचे शुरू होगा, एल्स। अब एल्स के स्कोप में जो भी है वो फिर से टैब दे के अंदर लिखेंगे, ओके। और यहाँ स्टेटमेंट आएगा सी आउट स्लैश एन रेक्टेंगल, हो गया, ठीक है। तो ये स्कोप कैसे इंप्लीमेंट करने समझ गए हो। आपका कोड यूजुअली दिखता कैसे है, देखो अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो देन इट विल लुक लाइक दिस। अब जरा सोचो, अगर मैं इसमें कोई ब्रैकेट मिस कर देता हूं गलती से तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ये तो चलो इफ एल्स है, बट यही नेस्टिंग अगर थोड़ा हाई लेवल पे हो गया, 2-4 लूप लिखे हैं उसके अंदर 2-4 इफ एल्स है और वहां हम ब्रैकेट मिस कर जाते हैं, तो ऐसे केसेस में ब्रैकेट्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके, ठीक है। और कंपाइलर जो एरर देता है मिसिंग ब्रैकेट की नहीं देता, फिर कुछ अलग ही एरर देगा, दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। ऐसे अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हमें नहीं चाहिए, दैट इज व्हाई गो विथ प्रॉपर स्पेसिंग। डन, ओके, हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। नोट कर लो, क्वेश्चन लिखो ऊपर, स्कैन लेंथ एंड विड्थ, चेक इफ रेक्टेंगल और स्क्वायर। न बघता लेझर, न बघता। प्रोग्राम लिहून झाला की चेक करा, समोरच आहे तुमच्या। चलो हो गया, एकदा चेक करून घ्या प्रोग्राम। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। बघा बाबा, लक्ष द्या आता पुढं। तो सी इन सी आउट में
ये प्रोग्राम्स करने कैसे हैं क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब आप लोग प्रोग्राम्स लिख सकते हो। ठीक है, बार अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आफ्टर सी इन सी आउट हमें दो चीज़ें समझनी है। टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स इन सीपीपी। सी इन सी आउट क्लियर हुआ ना? ठीक है, ओके। तो अब हमें समझना है कॉन्स्टेंट्स इन सीपीपी। बार ये जो अभी हमने लेंथ और विड्थ वाला प्रोग्राम किया, वो इंस्टेड ऑफ इफ एल्स आप कंडीशनल ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हो। आई होप यू नो कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क कोलन। पढ़ो इसको, फ्री है, फ्री ओपन टू ऑल, पढ़ लो। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से रहेगा, लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू विड्थ। अगर ट्रू है क्वेश्चन मार्क, सी आउट क्या होगा? स्क्वायर। और नहीं है, अगर फॉल्स है, देन सी आउट रेक्टेंगल। ओके, एंड देन सेमीकोलन। तो इंस्टेड ऑफ इफ एल्स आप सिर्फ ये एक स्टेटमेंट के साथ जा सकते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कॉन्स्टेंट्स इन सी प्लस प्लस। ओके, क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट्स इन सीपीपी? सो वी हैव टू टाइप्स टू मेंशन कॉन्स्टेंट्स इन सीपीपी। एक है कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, इसे यूज करना हम सी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सी में भी शायद हमने देखा था कॉन्स्ट कीवर्ड, एप्टीट्यूड में हमने देखा था सी में। और दूसरा है इन्यूमरेशंस, इन्यूमरेशन। ओके, कॉन्स्ट कीवर्ड और इन्यूमरेशन, इन्हें यूज करके हम सी प्लस प्लस में कॉन्स्टेंट्स मेंशन करेंगे। अब क्या होता है कांस्टेंट, ये जरा समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कॉन्स्ट कीवर्ड। ओके, कॉन्स्ट कीवर्ड। अब क्या कहता है कॉन्स्ट कीवर्ड, वो जरा समझते हैं। ठीक है, देखो, लेट्स से वी हैव इंट मेन, देन आई हैव इंट x इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा, x नाम का एक वेरिएबल बनेगा। ओके, और इस वेरिएबल में 5 स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? 5 स्टोर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा, चलो सी आउट x, तो ये सी आउट x भी क्या प्रिंट करेगा? 5 प्रिंट करेगा। देन कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ x? यस, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 7, तो फिर यहां 5 विल बी रिप्लेस्ड बाई 7। ओके, अब अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे सी आउट x, तो ये क्या प्रिंट करके देगा आपको? ये 7 प्रिंट करके देगा। तो हमने यहां x की वैल्यू चेंज कर दी। ये चेंजेस जो है वो आप अपने हिसाब से कितने भी कर सकते हो, जहां जरूरत पड़ी आप चेंज कर सकते हो। इसी वजह से इस ऐसे एंटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट एन एंटिटी विच इज एबल टू वेरी, जो चेंज हो सकती है। ओके, लेकिन कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं फ्लोट पाई, तो क्या वैल्यू रहेगी? 3.14। अब ये पाई जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। शुड वी चेंज इट? नो, ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए कि हम उसको चेंज करें। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि पाई जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम 3.14 रहे, और अगर हम उसे चेंज करने की कोशिश करें, देन कंपाइलर विल जनरेट एरर कि भाई इसको चेंज नहीं कर सकते, दिस इज रीड ओनली वेरिएबल। ओके, तो ऐसे रीड ओनली वेरिएबल्स अगर आपको क्रिएट करने हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्ट कीवर्ड की। कौन चाहिए हमें? कॉन्स्ट वाला कीवर्ड चाहिए। अब इसी केस में पाई की वैल्यू है 3.14, राइट।
अब अगर मैं इसको कॉन्स्ट कर देता हूं तो इसका मतलब आपने कंपाइलर को बता दिया कि पाई की वैल्यू आफ्टर डिक्लेरेशन चेंज नहीं होगी। डिक्लेरेशन करते वक्त पाई को जो वैल्यू हमने असाइन की है वही वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम कंटिन्यू होगी, वो बाद में चेंज नहीं होनी चाहिए। इस केस में अगर आप लिखते हो पाई इज इक्वल टू लेट्स से 4.14, हमने चेंज कर दी, इन दैट केस कंपाइलर जनरेट्स एरर। क्या होगा? कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो आप पाई की वैल्यू जो है यहां बदल नहीं सकते। पाई को एक ही बार आप वैल्यू असाइन करोगे, कब? एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ओके, ये टेक्निकल वर्ड्स जो है ये आपको पता होने चाहिए और टाइम टू टाइम याद भी आने चाहिए। जहां हम वेरिएबल का डेटा टाइप बताते हैं कंपाइलर को, उस स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन कहते हैं। यहां पर भी हमने फ्लोट डेटा टाइप बताया, साथ में एक मॉडिफायर भी बताया पाई वाले वेरिएबल के लिए। तो ये होता है पाई वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ पाई। समझ गए हो? ठीक है। अब ये पाई का डिक्लेरेशन होते वक्त ही आप उसे वैल्यू असाइन कर सकते हो। आफ्टर डिक्लेरेशन हम पाई की वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कांस्टेंट। एक बार वेरिएबल बना विथ सम वैल्यू, थ्रू आउट द प्रोग्राम वही वैल्यू कंटिन्यू होगी। अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हो तो कंपाइलर क्या करेगा? सीधे एरर जनरेट करेगा। कॉन्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किस लिए यूज करते हैं कॉन्स्ट? टू क्रिएट रीड ओनली वेरिएबल, टू क्रिएट रीड ओनली वेरिएबल्स। और रीड ओनली वेरिएबल मतलब क्या, ये भी आप समझ गए हो। ठीक है। अब एक दो रूल्स और देखते हैं और फिर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है। ऑनलाईन वाले क्लियर झालं का बघा? कॉन्स्ट कीवर्ड समजला का पहा। अब हमें डिफरेंस देखना है। कॉन्स्ट इन सी एंड कॉन्स्ट इन सीपीपी, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। ओके, क्या डिफरेंस है जरा समझते हैं। पर्पस दोनों तरफ वही है, रीड ओनली वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। क्या क्रिएट करना है? रीड ओनली वेरिएबल्स क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है। तो चलो सी का एक कोड लिख लेते हैं छोटा सा। वी हैव इंट मेन, मेन फंक्शन में हमने लिखा कॉन्स्ट इंट वैर, वैर नाम का एक इंटीजर कांस्टेंट मैंने यहाँ पे बना लिया। ऐसा ही एक कांस्टेंट यहाँ पर भी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव इंट मेन और यहाँ हमने लिखा कॉन्स्ट इंट वैर। डन। अब मेन फंक्शन में वैर की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के लिए वी यूज प्रिंट एफ, और वेरिएबल प्रिंट करना है मतलब वेरिएबल से रिलेटेड फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मतलब ये वाले कैरेक्टर्स, %d, %c, %f, %lf, इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। ओके, तो ये वैर को आप प्रिंट कर लेते हैं। यहां समझो कि हमने वैर को इनिशियलाइज नहीं किया। अगर हम वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई होगी? हाँ, क्या होगी? गार्बेज वैल्यू स्टोर हुई। डू यू नो द वर्ड गार्बेज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बाकी रियल लाइफ में तो है गार्बेज, पता है हमें, कचरा। प्रोग्रामिंग में भी गार्बेज होता है, यहां पर भी उसका मतलब है कचरा। मतलब वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जो आपने दी ही नहीं और जो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, निगेटिव, एनी, राइट। ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं गार्बेज, और वो हमारे किसी काम की नहीं होती। ओके, क्योंकि वो क्या होगी यही हमें पता नहीं होता, तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। ओके, सो दिस वेयर इज कंटेनिंग गार्बेज, where is containing garbage. Now if I go for this statement printf where is equal to %d comma where, ओके, तो ये printf क्या प्रिंट करके देगा?
दिस विल प्रिंट गार्बेज। क्या प्रिंट करेगा? गार्बेज। ये गार्बेज प्रिंट करेगा। नाउ इफ आई थिंक कि भाई चलो वेर को हमने वैल्यू असाइन नहीं की तो वो गार्बेज है, तो मैंने लिखा नीचे वेर इज इक्वल टू 5 और फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ वेर इज इक्वल टू %d कॉमा वेर। तो अब ये प्रिंट एफ गार्बेज ही देगा या 5 देगा? जैसा मैंने कहा था, आफ्टर क्वेश्चन थिंक फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स और फिर जवाब दो। आई कैन वेट, अभी कोई जल्दी नहीं है हमें। तो सवाल ये है कि ये 5 देगा या गार्बेज ही देगा? ऑनलाईन वाले काय वाटते तुम्हाला? पटकन जरा मला मेसेज करून टाका एक. तुम्ही विचार करा. ऑनलाईन वाले तुम्ही पण विचार करून मेसेज करा बाबांनो. चलो हो गया, 30 सेकंड्स हो गए. क्या होगा? गार्बेज. एनीबडी एल्स? चलो मैं कहता हूं ये देगा कंपाइल टाइम एरर. कॉन्सेप्ट वही थी ना, कांस्टेंट है, रीड ओनली है, तो आफ्टर डिक्लेरेशन वैल्यू असाइन नहीं कर सकती. ऊपर मैंने वही बताया आपको, जैसे ही पाई को वैल्यू असाइन करने जाओगे क्या होगा? कंपाइलर जनरेट्स एरर. व्हेन कंपाइलर जनरेट्स एरर देयर इज नो आउटपुट. आउटपुट कब? जब एग्जीक्यूशन होगा. एग्जीक्यूशन कब होगा? जब कंपाइलर मैसेज देगा एरर 0 वार्निंग 0. अब कंपाइलर ने मैसेज ही नहीं दिया, एरर दे दी, तो .exe फाइल बनेगी नहीं. .exe फाइल नहीं बनी तो एग्जीक्यूशन होगा नहीं. सो व्हेन देयर इज कंपाइल टाइम एरर देयर इज नो आउटपुट. फिर एक ही आउटपुट है, एरर. रन टाइम एरर अगर है तो फिर हो सकता है कि कुछ आउटपुट भी है फिर एरर है, बट वो रन टाइम एरर में जहां तक हम अभी पहुंचे नहीं है. ओके, रन टाइम एरर. ये कंपाइल टाइम एरर है, तो यहां पर भी क्या होगा? दिस विल जनरेट एरर. तो नीचे आउटपुट का सवाल ही पैदा नहीं होता, दैट इज कंपाइल टाइम एरर. लेकिन मान लो अगर मैं इसको स्किप कर देता हूं कमेंट में, तो नीचे वाला प्रिंटफ भी क्या प्रिंट करेगा? गार्बेज. इसका मतलब ये रहा कि अनइनिशियलाइज्ड कांस्टेंट in C contains garbage value throughout the program. C लैंग्वेज में अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल या फिर रीड ओनली वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड है तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या रहेगी? गार्बेज रहेगी. क्या वो वैल्यू हमारे फायदे की है गार्बेज वैल्यू? बिल्कुल नहीं. इसलिए उसको गार्बेज कहा जाता है. वो बिल्कुल हमारे फायदे की नहीं है. समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है. ये बात स्ट्राउस्टर भाई साहब ने समझी कि भाई कांस्टेंट बना रहे हो. प्रोग्रामर कांस्टेंट क्यों बनाता है? क्योंकि उसे पता है कि यही वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम होनी चाहिए. मतलब जब आप रीड ओनली वेरिएबल बनाओगे या फिर कॉन्स्ट वेरिएबल बनाओगे तो आपको उसकी वैल्यू पता होना जरूरी है. ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तभी तो हम उसे कांस्टेंट बना रहे. पाई को कांस्टेंट क्यों बनाया? क्योंकि हमें पता है क्या है वैल्यू 3.14, वो चेंज नहीं होने वाली. जब आपको वैल्यू पता है तभी आप कांस्टेंट बना सकते हो. ये स्ट्राउस्टर भाई साहब ने सोचा और उन्होंने एक छोटा सा रूल एक्स्ट्रा अप्लाई किया सीपीपी वाले कॉन्स्ट पे. क्या अप्लाई किया? कि अगर आप कांस्टेंट वेर रीड ओनली वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, रीड ओनली या फिर कॉन्स्ट वेरिएबल दोनों सेम ही है, समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्स्ट वेरिएबल्स को ही क्या कहेंगे? रीड ओनली वेरिएबल. तो अगर आप रीड ओनली वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो आप उन्हें अनइनिशियलाइज्ड नहीं छोड़ सकते. अगर आप अनइनिशियलाइज्ड इसको छोड़ दोगे दैट विल बी अगेन कंपाइलर एरर. सीपीपी वाला कंपाइलर अनइनिशियलाइज्ड रीड ओनली वेरिएबल्स अलाउ नहीं करता. कंपल्सरी जैसे ही आप रीड ओनली वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आपको उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन अलाउड नहीं है. आफ्टर डिक्लेरेशन री इनिशियलाइजेशन होता है और री इनिशियलाइजेशन रीड ओनली वेरिएबल में अलाउड नहीं है. क्लियर हुआ? तो सी सीपीपी में यही एक छोटा सा डिफरेंस है. अगर सी का रीड ओनली अनइनिशियलाइज्ड है तो वो क्या रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम? क्या रहेगा? गार्बेज रहेगा. और सीपीपी वाला कॉन्स्ट या रीड ओनली वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड है तो क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर रहेगी. दैट विल बी कंपाइल टाइम एरर.
समझ गए हो? ठीक है, ओके। बस इतना एक छोटा सा डिफरेंस है। बाकी कॉन्स्ट वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि नहीं ज़रा देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन आप पहले सोचो 1 मिनट, हमने क्या क्या देखा कॉन्स्ट कीवर्ड में। ऑनलाईन वाले कळते का बघा, फक्त विचार करा, काही लिहित बसू नका, मी सांगतो काय लिहायचंय. सोच लिया? विचार करायला वेळ दिल्यावर हाच विचार करायचा बरं का रे. काय काय शिकलो आपण. युजली कॉलेजेसमध्ये काय होतं प्रॉब्लेम, त्यांच्याकडे वेळ कमी असतो. सो कॉन्सेप्ट बॅक टू बॅक चालू असतात. वी हॅव नो टाईम टू थिंक. माझ्या केसमध्ये मी हे ऑब्झर्व केलं होतं त्यावेळी, की जर मध्ये विचार करायला वेळ असेल तर मला हेही समजू शकतं की काय मला कळालेलं नाही आहे आणि काय शंका मी विचारायला पाहिजेत. त्यासाठी मी मध्ये 1-2 मिनिट वेळ देत असतो तुम्हाला, की विचार करा सगळं आपल्याला नीट समजलंय का. इथं आलो आपण त्यासाठीच आहे, बरोबर. अब ये सारी चीज़ें फीस पे करने के बाद इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन फिर भी सुन लो कि अगर आप पे कर रहे हो तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस इन कॉलेज लेक्चर्स एंड दिस लेक्चर. तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए अपना. सारे थॉट्स बाहर रखो और ये 1.5 घंटा 100% डेडिकेटेड रहो, तो थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे. अगर काही लोकांचं असतंय, आज काय, आज शुक्रवार आहे, आज बुधवार आहे, आज मेसला स्पेशल असेल काहीतरी, आपण घड्याळच बघत असतो, कधी 7:30 वाजते, कधी इथनं निघतोय, कधी आमचं लेक्चर संपतंय. पण असू द्या, ठीक आहे. बघा कळालंय का, हळूहळू सवय होऊन जाईल तुम्हाला. बाकी तुम्ही इंस्टाग्राम बघतच असाल, मोटिवेशनवाले रील्स बघतच असाल, मी जे काही सांगेन ते नवीन नसणार आहे, त्यामुळे मी त्याच्या भानगडीत जास्त पडत नाही. ओके, पण मोटिवेशन आपल्याकडे असायला पाहिजे काहीतरी. सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है बताओ, पता नहीं. एनीबडी? मनी, और वो भी सही तरीके से कमाया हुआ मनी. ओके, ये वाला मोटिवेशन बढ़िया है. बाकी आई बापाचं मोटिवेशन वगैरे, दीज थिंग्स डू नॉट वर्क. बापाने शिवे दिले की ती मोटिवेशन गायब होऊन जातं. आईनं जर एखादी भाजी आवडती केली नाही तर मोटिवेशन गायब होऊन जातं. तो थोड़ा रियलिस्टिक मोटिवेशन होना चाहिए. मतलब माँ बाप वाला मोटिवेशन रियलिस्टिक होता है, कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता. जो गरीबी से आते हैं उनके लिए वो मोटिवेशन काम करता है. जो पहले से अमीर है उनके लिए कोई काम नहीं करता वो मोटिवेशन, माँ बाप वाला. नो, उनके लिए पैसा भी काम नहीं करता, क्योंकि है पहले से क्या ही कमाना है, हो कि नहीं. तो अपना मोटिवेशन ढूंढो, ज़रूरी है. जितना जल्दी मिलेगा बढ़िया है. जे काय असेल ते दुसऱ्याला सांगायची गरज नाही. somebody else also can be the motivation. नको तिकडे वेळ घालवण्यापेक्षा ती मोटिवेशन करा आणि काम करा. काम होणं फार महत्वाचं आहे बाळांनो. चलो ठीक है, और थोड़ा फास्ट होना चाहिए. डन. तो कॉन्स्ट वाला क्लियर हो गया. अब लिख लेते हैं. टाइटल लिखो, रीड ओनली वेरिएबल्स इन C++. रीड ओनली वेरिएबल्स इन C++. लिखो उसमें, C++ gives us 2 options to create read-only variables or constants. C++ gives us 2 options to create read-only variables. First one, using const keyword. Second one, using enumeration. By using enumeration, by using const keyword, by using enumeration. By using enumeration. लिखो नीचे फर्स्ट पॉइंट,
using const keyword. Using a const keyword. लिखो उसमें फर्स्ट पॉइंट, when we apply const on some variable, comma, that variable becomes read only. That variable becomes read only, full stop. It means we cannot change its value. It means we cannot change its value after declaration. After declaration, full stop. उसी में लिखना value must be assigned only at the time of, value must be assigned only at the time of declaration. Only at the time of declaration, full stop. For example, अभी ये वाला एग्जाम्पल एक लिखना है आपको. देखो ये वाला एग्जाम्पल लिखो, साथ में ये एरर वाला स्टेटमेंट भी लिखो जो यहाँ पे दिया हुआ है. लिखून घ्या बाबा नो. x और पाई दोनों लिखो. x की वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि वो सिंपल सा वेरिएबल है. पाई कॉन्स्ट है तो उसकी वैल्यू चेंज करने जाओगे, कंपाइलर जनरेट्स एरर. ये वाला एग्जांपल लिखना है, नीचे वाले बाद में लिखेंगे. क्या झालं, फ्रीज. हाँ, x और पाई दोनों वेरिएबल्स लिखो. साइड में मेमोरी भी ड्रॉ कर लो. चलो हो गया. लिखो नीचे. नेक्स्ट पॉइंट, इन सी we can create uninitialized constants. We can create uninitialized constants, full stop. Then value of those constants, remains garbage throughout the program. Value of those constants remains garbage throughout the program. Next point, in CPP, uninitialized constants is a compile time error. Uninitialized constants is a compile time error, full stop. Hence we have to initialize. Hence we have to initialize constants. Hence we have to initialize constants in CPP at the time of declaration only. We have to initialize constants in CPP at the time of declaration only.
फॉर एग्जाम्पल ये दोनों एग्जाम्पल्स लिख लो। सीपीपी वाला छोटा सा है, अनइनिशियलाइज्ड कांस्टेंट है, तो कंपाइल टाइम एरर, आगे प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। सी वाला प्रोग्राम लिख लो ठीक से। हो गया? चलो ठीक है। तो कॉन्स्ट वाला कीवर्ड क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब एक और आखिरी पॉइंट लिखो वहां पे, रीड ओनली वेरिएबल्स क्रिएटेड यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड ऑक्यूपाई सम मेमोरी, ऑक्यूपाई सम मेमोरी, बस इतना काफी है। ओके, काय लिहिलं कळालं ना? रीड ओनली वेरिएबल जब आप क्रिएट करोगे यूजिंग कॉन्स्ट, तो आप वेरिएबल बना रहे हो, एंड दोज वेरिएबल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई सम मेमोरी। रीड ओनली वेरिएबल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई सम मेमोरी, इतना स्टेटमेंट काफी है। रीड ओनली वेरिएबल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई सम मेमोरी, और कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे वो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है, राइट? चलो देखो, ये हमने स्पेसिफिकली क्यों लिखा हुआ है ऑक्यूपाई सम मेमोरी, क्योंकि जो नेक्स्ट मेथड है यूजिंग इन्यूमरेशन, वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। ओके, तो वो इन्यूमरेशन का एक बेनिफिट रहता है, दे डू नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, ठीक है। बट ये कॉन्स्ट जो है वो क्या करेंगे, वो सम अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करके रहेंगे, ठीक है। डज दैट मीन हमेशा इन्यूमरेशन यूज करना चाहिए? नहीं, हर किसी के कुछ फायदे हैं जो हमें यूजफुल है। तो इन्यूमरेशन जो कर सकता है वो कॉन्स्ट में नहीं होता, कॉन्स्ट कुछ कर सकता है वो इन्यूमरेशन में नहीं होता, ठीक है। ओके, चलो अब इन्यूमरेशंस देखते हैं, हाउ टू क्रिएट इन्यूमरेशंस। इन्यूमरेशंस यूज करके हम क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। हम क्या क्रिएट करेंगे? सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। वही है, कांस्टेंट ही क्रिएट करता है, बट वी कॉल देम सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, वी कांट कॉल देम रीड ओनली वेरिएबल्स। ओके, हम उसको रीड ओनली वेरिएबल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते आगे क्लियर होगा, लेकिन ऊपर शायद हमने जो इंट्रोडक्शन लिखा है, देखो कॉन्स्टेंट्स इन सीपीपी, वहां हमने लिखा है कि देयर आर 2 ऑप्शंस टू क्रिएट रीड ओनली वेरिएबल्स इन सीपीपी, बरोबर? तर रीड ओनली काढून तिथं कॉन्स्टंट्स लिहा, देयर आर 2 ऑप्शंस टू क्रिएट कॉन्स्टंट्स इन सीपीपी। इन्यूमरेशन को हम रीड ओनली वेरिएबल नहीं कह सकते, रीड ओनली हटा के कॉन्स्टेंट्स लिखो बस। ये कॉन्स्ट मॉडिफायर जब अप्लाई करोगे तब जो वेरिएबल बनेगा बस उसी को हम क्या कहेंगे? रीड ओनली वेरिएबल। इन्यूमरेशन को हम रीड ओनली वेरिएबल नहीं कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है इन्यूमरेशन, जरा समझते हैं। पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट इन्यूमरेशंस। ओके, तो उसका एक सिंपल सा सिंटैक्स है। आई होप यू आर फैमिलियर विद सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? रूल्स टू फॉलो।
व्हेन वी राइट सम इंस्ट्रक्शन. ओके, तो इन्यूमरेशन का रूल है इनम नेम ओपनिंग करली ब्रैकेट values, or let's say value 1 value 2 value 1 comma value 2 comma ऐसे ही वैल्यू n तक आप जा सकते हो. ये कंप्लीट हुआ, यहाँ सेमीकोलन. ओके, डायरेक्टली मैंने वैल्यू लिखा हुआ है, कहीं भी डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है. ओके, नेवर मेंशन डेटा टाइप फॉर दीज मेंबर्स और फॉर दीज कॉन्स्टेंट्स. नेवर मेंशन डेटा टाइप हियर. क्यों नहीं मेंशन करना है डेटा टाइप यहाँ पे? बहुत सिंपल सा रीजन है. इन्यूमरेशन जो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करता है वो कंपल्सरी इंटीजर्स होते हैं. इन शॉर्ट, इन्यूमरेशंस वर्क विथ इंटीजर्स ओनली. किसके साथ काम कर सकते हैं? सिर्फ इंटीजर के साथ. ये ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्ट भी यूज करना पड़ सकता है. कॉन्स्ट सबके साथ काम करता है, प्रिमिटिव टाइप्स के साथ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के साथ, सबके साथ कॉन्स्ट काम कर सकता है. बट इन्यूमरेशन किसके साथ करेगा? ओनली विद द इंटीजर्स. इसलिए कांस्टेंट को इन्यूमरेशन रिप्लेस नहीं कर सकता. तो फिर क्या इन्यूमरेशन को कांस्टेंट रिप्लेस कर सकता है? कर सकता है, बट फिर वही है, कांस्टेंट वाले जो रीड ओनली वेरिएबल्स होते हैं दे ऑक्यूपाई सम मेमोरी. ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते. अगर इसने 4 इंटीजर बना लिए, नो एनी मेमोरी विल बी ऑक्यूपाइड, 0 बाइट्स. अगर वही 4 इंटीजर्स में कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके बना रहा हूं, फिर कितने कॉन्स्टेंट्स बने? 4 इंटीजर टाइप के. कितनी मेमोरी गई? एक इंटीजर कितने बाइट्स का रहता है? 4. तो 4 इंटीजर को कितनी गए? 16 बाइट्स. असं एवढा काही विचार करण्यासारखी गोष्ट नाही. 1 इंटीजर 4 बाइट, 4 इंटीजर 16 बाइट्स हो गया. ठीक है, तो इन्यूमरेशन के साथ जा रहे हो 0 बाइट्स, कॉन्स्ट के साथ जा रहे हो 16 बाइट्स. बट फिर फायदा ये है कि किसी भी डेटा टाइप को कांस्टेंट करना है, गो विथ कॉन्स्ट कीवर्ड. राइट, ओके. तो आपका इन्यूमरेशन जो है वो किसके साथ काम कर रहा है? ओनली विथ इंटीजर्स. कोई और डेटा टाइप यहाँ अलाउड नहीं है. ठीक है, तो चलो इन्यूमरेशन एक क्रिएट कर लेते हैं. कलर नाम का एक इन्यूमरेशन क्रिएट करते हैं जो मैक्सिमम यूज किया जाता है. ठीक है, लेट्स से वी हैव इनम कलर. ठीक है, और मैं इसके अंदर लिखूंगा पहला कलर है मेरा लेट्स से रेड, और फिर क्या चाहिए? कॉमा. सेमीकोलन नहीं देना है, बिकॉज दीज आर मल्टीपल वैल्यूज, दीज आर नॉट डिक्लेरेशंस, सो दैट एक डिक्लेरेशन हमने दूसरे डिक्लेरेशन से सेपरेट किया यूजिंग सेमीकोलन. नहीं, दे आर सिंपली वैल्यूज. और हमने बचपन से पढ़ा है, एक ही कैटेगरी की मल्टीपल वैल्यूज जब हम एक स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं, वी सेपरेट देम बाय कॉमा, और लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा मेंशन नहीं करते हैं. ठीक, वही रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा. तो पहली एंटिटी है रेड, देन लेट्स से वी हैव ब्लू कॉमा, एंड देन वी हैव ग्रीन, और लास्ट एलिमेंट के बाद कोई कॉमा मेंशन नहीं करना है. कलर यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद सेमीकोलन जरूरी है कि कलर वाला इन्यूमरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ. कलर जो है वो इन्यूमरेशन का नाम है. ये जितने भी नाम आप लिखोगे, इन्यूमरेशन का नाम हो, रीड ओनली वेरिएबल का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, कोई भी नाम जब आप खुद से दे रहे हो, वेरिएबल के जो नेमिंग कन्वेंशंस है वही रूल्स आपको फॉलो करने हैं. ओके, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, फंक्शन नेम के लिए भी वही होगा, रीड ओनली वेरिएबल के लिए भी वही होगा, क्लास के नेम के लिए भी वही होगा, स्ट्रक्चर नेम के लिए भी वही होगा, इन्यूमरेशन नेम के लिए भी वही रूल्स आपको फॉलो करने हैं. ठीक है, ओके. वो बेसिकली आइडेंटिफायर के रूल्स है. तो इनम कलर रेड ब्लू ग्रीन, यहाँ पे आपका इन्यूमरेशन कंप्लीट हुआ. अब हमें बस ये सोचना है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आवर सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स. कौन कौन है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स अभी अपने पास? ऑल दीज वैल्यूज आर कॉल्ड सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स. तो कौन कौन है हमारे पास अभी सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स? रेड ब्लू ग्रीन. तो अब हमें इनकी वैल्यूज समझनी है कि भाई वैल्यूज क्या होंगी. हमने तो नहीं दी, अगर आप नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं. तो इस केस में डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो शुरू होती है 0 से. द फर्स्ट इन्यूमरेशन कांस्टेंट विल हैव डिफॉल्ट वैल्यू 0.
अगर आपने नहीं दी तो आप दे भी सकते हो, एक्सप्लिसिटली असाइन भी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं दी है हमने, देन द फर्स्ट सिंबॉलिक कांस्टेंट विल हैव डिफॉल्ट वैल्यू 0। अब नेक्स्ट कांस्टेंट की जब बात आती है वहाँ एक सिंपल सा रूल फॉलो होता है। लेट्स से आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ kth कांस्टेंट, ओके, सम kth कांस्टेंट। तो kth कांस्टेंट की वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ k माइनस 1th कांस्टेंट प्लस 1, वैल्यू ऑफ k माइनस 1th कांस्टेंट प्लस 1। तो इस हिसाब से अब सोचो, अगर रेड की वैल्यू 0 है तो ब्लू की वैल्यू क्या रहेगी? ब्लू विल बी द kth कांस्टेंट। तो k माइनस 1th कौन है? रेड। तो kth कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू ऑफ k माइनस 1th कांस्टेंट प्लस 1, दैट इज 1। तो ब्लू की वैल्यू क्या रहेगी? 1। k आणि k माइनस 1 कळालं कर बाबा? ब्लू यहां kth कांस्टेंट है, मतलब सेकंड कांस्टेंट है। सेकंड कांस्टेंट की डिफॉल्ट वैल्यू कैसे मिलेगी? वैल्यू ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट प्लस 1। थर्ड कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी? वैल्यू ऑफ सेकंड कांस्टेंट प्लस 1। सेकंड कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? 1। तो ग्रीन की वैल्यू क्या हुई? 2। अगर ग्रीन के आगे और कोई होता तो उसकी वैल्यू क्या होती? 3 होती। कंटिन्यू। दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यूज अगर आप असाइन नहीं कर रहे हो। लेकिन मान लो हमने असाइन किया, ओके, तो इनम कलर जो है वो फिर से एक बार नीचे डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव इनम कलर, और अब मैंने लिखा रेड इज इक्वल टू 5 कमा, देन आई हैव ब्लू कमा, आई हैव ग्रीन, लास्ट एलिमेंट के बाद नो कमा, फिर इनम कंप्लीट हुआ और फिर यहाँ पे होगा सेमीकोलन। ठीक है, राइट। तो अगर रेड की वैल्यू 5 है तो जो नेक्स्ट कांस्टेंट है ब्लू, उसकी वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल? यस, ये 5 है तो ये क्या होगी? 6। फिर ग्रीन की वैल्यू क्या आएगी? ये 7 आएगी, करेक्ट। अब अगर आप चाहो तो ब्लू को भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। वी कैन से ब्लू इज इक्वल टू 10 तो इंस्टेड ऑफ 6 क्या हो गया? 10। तो फिर ग्रीन की वैल्यू क्या रहेगी? 11 रहेगी। एंड इफ यू विश यू कैन असाइन वैल्यू टू ग्रीन ऑल्सो। इन दैट केस वैल्यूज रहेंगी 5, 10 एंड 15। अगर आप दे रहे हो तो आप जो वैल्यू दोगे इट विल हैव प्रायोरिटी। अगर आपने वैल्यू नहीं दी देन द प्रीवियस कांस्टेंट वैल्यू प्लस 1। और अगर सबसे पहले कांस्टेंट को ही वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू कहां से शुरू होगी? वो 0 से शुरू होती है, दैट विल बी 0। कांस्टेंट्स क्लियर हो गए? इन्यूमरेशन कैसे क्रिएट करना है, सिंबॉलिक कांस्टेंट कैसे बन रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें यह समझना है कि इसके साथ काम कैसे किया जाता है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि देयर विल बी नो एनी मेमोरी एलोकेशन फॉर इनम कांस्टेंट्स। ऐसा क्यों, ये जरा समझते हैं। व्हाई डू वी से देयर इज नो एनी मेमोरी एलोकेशन? हे कळालंय का बघा? चलो एक मिनट फिर से सोच लो। इन्यूमरेशन, फिर सोचना ये भी है कि इन्यूमरेशन और कांस्टेंट इनमें क्या फर्क है। ऑनलाइन वाली काही शंका असेल तर विचारा। कॅन यू एक्सप्लेन द केथ कॉन्स्टंट? अरे बाळा सोपं आहे की, पुढचीची व्हॅल्यू म्हणजे मागचीची व्हॅल्यू प्लस 1, बरोबर। बस वो टेक्निकली बताया मैंने। केथ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? के माइनस 1th कांस्टेंट प्लस 1। तो अगर आप यहाँ ग्रीन की वैल्यू चाहते हो तो वो आपको मिलेगी ब्लू की वैल्यू प्लस 1। अगर आप ब्लू की वैल्यू चाहते हो वो आपको मिलेगी रेड की वैल्यू प्लस 1। और अगर आप रेड की वैल्यू चाहते हो तो वो क्या होगी? 0। ये सब कब? व्हेन इन्यूमरेशन
कांस्टेंट इज नॉट इनिशियलाइज्ड, अगर इनिशियलाइज किया तो फिर तो जो आप दोगे वैल्यू वही उसकी वैल्यू रहेगी। ओके, फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा kth कांस्टेंट वाला। ओके, दीज आर द kth कांस्टेंट्स, kth कांस्टेंट, kth कांस्टेंट, kth कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू k माइनस 1th कांस्टेंट प्लस 1। समझ गए हो? अब सोचते हैं कि ये मेमोरी ऑक्यूपाई क्यों नहीं करते। ओके, लेट्स राइट सम मेन फंक्शन, एक मेन फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। सी तो हमने कहा वी हैव इंट मेन। ओके, और यहां बस ये जो सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं इन्हें यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर्स है, ये सबको पता है। ये न्यूमरेशन किसके साथ काम करेंगे? हमेशा इंटीजर के साथ, और कोई भी डेटा टाइप अलाउड नहीं है अदर देन कैर। कैर भी अलाउड है। क्यों अलाउड है कैर? हाँ, सोचो, पहले सोचो। कैर डेटा टाइप यहाँ अलाउड है, जबकि रूल कहता है सिर्फ इंटीजर के साथ ही काम करेगा, लेकिन इंट और कैर दोनों अलाउड है। वाई? हाँ, क्या होगा? सोचो फिर बताओ। सोचने के बाद अगर आंसर गलत है दैट डजंट मैटर, इट्स ओके, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ओके, आपल्या बेसिक्स क्लिअर नसल्यामुळे हे गडबड होती। का बरं? नहीं, कैर के पीछे ही कौन होता है? अस्की वैल्यू होती है, एंड दैट अस्की वैल्यू इज इंटीजर। तो मशीन जब कैरेक्टर के साथ काम करता है वो इंटीजर के साथ काम करता है। ओके, तो बेसिकली जब आप कैरेक्टर मेंशन कर रहे हो वो इंटीजर ही है, इसलिए कैर और इंट दोनों अलाउड है। अब फर्स्ट चैप्टर में एक लेक्चर होगा अस्की वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कौन से कैरेक्टर की अस्की वैल्यू क्या है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अस्की वैल्यू क्या होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरह से प्रिंट करनी होती है, कैसे हम किसी कैरेक्टर की अस्की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ओके, इंटीजर, कैरेक्टर और अस्की वैल्यूज, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, सब कुछ है उसमें, और वो फ्री है। बस हमें क्या करना है, लेकिन हम देखेंगे नहीं। मुझे पता है कोरोना के बाद 21 में लेक्चर्स मैंने सारे यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। फिर मैं यही सोच रहा था अगर मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हो गए फिर मेरे पास आएगा कौन? उसके बाद भी आई हैड ऑलमोस्ट 70 एडमिशन्स फॉर सी ओनली। अब एडमिशन के बाद मैंने जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब की प्लेलिस्ट पूरी एडमिशन से पहले ही ग्रुप पे पोस्ट कर दी कि ये देख लो रिवीजन के लिए। उसके बाद भी आई हैड 70 एडमिशन्स, और किसने देखा? किसी ने नहीं देखा था। तब से मतलब ती भीती निघूनच गेली की अरे यूट्यूबला लेक्चर गेली तर ही बघायच नाहीत, बघतील आणि मग यायची नाहीत, मग चालणार कसं आपलं सगळं फ्री मिळाल्यावर? तुमच्यातल्या काही जणांनी माझा चॅनल सुद्धा विजिट केला नसेल अजून। असू दे, ही चांगली गोष्ट आहे ऍक्च्युली, डोंट डू दैट, तभी तो मेरा अकाउंट भरता रहेगा। इफ यू गो फॉर सेल्फ स्टडी फिर मेरी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बताता रहता हूँ कि भाई करो, देखो, समझ जाओगे। ओके, एक्स्ट्रा जर होत असेल तर करायला पाहिजे बाळांनो। चलो यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। लेट्स से वी हैव इंट नम इज इक्वल टू 5, देन आई हैव इंट आंसर। ओके, फिर मैंने लिखा आंसर इज इक्वल टू रेड प्लस नम। ओके, देन आई से नम इज इक्वल टू रेड प्लस ब्लू प्लस आंसर, ठीक है। और फिर मैंने लिखा सी आउट रेड, और मेरा मेन फंक्शन कंप्लीट हुआ। आंसर नम के साथ कुछ नहीं करना है, मैंने इन्हें यूज किया है जस्ट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ओके, अब ये कोड हमने यहां लिखा। कोड लिखने के बाद वी यूजुअली फॉलो दिस प्रोसेस। हम पहले इसको सेव करेंगे, वी राइट द कोड, वी सेव द कोड। सेव करने के बाद क्या करते हैं, हम इसे कंपाइल करते हैं। ओके, मतलब सेव करने के बाद कंपाइलर पहले पिक्चर में आता है। नाउ दिस कंपाइलर will replace every enum symbolic constant by its value
क्या करेगा, सिंबॉलिक कांस्टेंट को उसके वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब रेड विल बी रिप्लेस्ड बाय 5, दिस रेड विल बी रिप्लेस्ड बाय 5, ब्लू विल बी रिप्लेस्ड बाय 10 एंड रेड विल बी रिप्लेस्ड बाय 5। अब जो आपका प्रोग्राम बना इसकी एग्जीक्यूटेबल बनाई जाती है। ओके, इसका मतलब है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कहीं भी इन्यूमरेशंस है ही नहीं, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कहीं भी इन्यूमरेशंस नहीं है। इन्यूमरेशन का काम कहां तक है, कंपाइलर तक होगा। फिर कंपाइलर क्या करेगा, जितने भी इन्यूमरेशन कांस्टेंट्स नीचे दिख रहे हैं सबको उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो फाइनली इंट मेन का कोड ये बनेगा, आंसर इक्वल टू 5 प्लस नम, नम इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस आंसर, सी आउट 5। ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी। अब एग्जीक्यूटर किसको देख रहा है, रेड को देख रहा है कि 5 को देख रहा है, एग्जीक्यूटर 5 को देख रहा है। समझ रहे हो नहीं, दो अलग चीजें हैं, समझ रहे हो ना, एक कंपाइलर एक एग्जीक्यूटर। कंपाइलर कब आता है, व्हेन वी प्रेस F9, कंपाइलर कम्स इन द पिक्चर, कोड को कंपाइल करेगा, .exe बना के चला जाएगा। उसके बाद जब F10 प्रेस करते हो तब एग्जीक्यूटर आता है, उस .exe को रन करके चला जाता है। तो वो जो F9 वाला कंपाइलर है दैट विल चेंज दोज सिंबॉलिक कांस्टेंट्स बाय इट्स वैल्यू। ओके, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटर को तो सिर्फ वैल्यू दिखेगी, और जब वैल्यू सिर्फ एक्सप्रेशन में जाती है तो उन्हें कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। मेमोरी किसको एलोकेट होती है, सिर्फ वेरिएबल्स को। एंड दे आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन। वो ऑपरेंड है, डायरेक्ट प्रोसेसर के पास जाएंगे, 5 प्लस नम होगा और उसका आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा, हो गया। समझ गए कि नहीं, उसका आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर 5 प्लस 10 होगा, 15 जाके नम में स्टोर होगा, 15 जाकर के नम में स्टोर हो जाएगा। डन, ठीक है। ओके, दैट इज वाई enumerations do not have memory। enumerations do not have memory, क्लियर हुआ, ठीक है। ओके, ओके, लिहूया आपण बाळांनो, एकच मिनिट, काहीतरी काल गडबड झाली। सी वाले, अरे काल बहुतेक मी 7:30ला सांगितले तुम्हाला सीचं लेक्चर, दॅट इज बाय मिस्टेक। ते लेक्चर 9:30लाच आहे बरं का रे बाबांनो, नेहमीच्या वेळेत, रेग्युलर टाइम 9:30, जरा गडबड झाली काल बहुतेक। चलो ठीक है, ओके। तो अब लिख लेते हैं इन्यूमरेशन, इन्यूमरेशन लिख लेते हैं। लिखो इनम, we use enumerations, we use enumerations to create symbolic constants। we use enumerations to create symbolic constants। next point, syntax to create enumeration, syntax to create enumeration। और वो सिंटैक्स लिखो, सामने दिख रहा है देखो, इनम, इनम नेम, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n। हो गया, लिखो नीचे, इन enumeration we mention all the values separated by comma without any data type,
without any data type. Full stop. Next point. We do not mention their data type because we do not mention their data type because we do not mention their data type because enumerations work with integers only. Because enumerations work with integers only. अब ब्रैकेट में लिखो कैरेक्टर्स आर ऑल्सो अलाउड ड्यू टू ASCII वैल्यूज. ब्रैकेट में लिखो कैरेक्टर्स आर ऑल्सो अलाउड ड्यू टू ASCII वैल्यूज. Characters are also allowed due to ASCII values. नेक्स्ट पॉइंट. एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला के एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल 1. बस ये एक ही एग्जाम्पल लिखना, उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे. लिखो, उसके राइट साइड में स्टेटमेंट लिखना. इफ symbolic constants inside enumeration are not initialized, then first constant will have default value 0. Then first constant will have default value 0. First constant will have default value 0. Then any other kth constant, then the value of any other kth constant is equal to, then the value of any other kth constant, the value of any other kth constant will be or equal to value of k minus 1th constant plus 1. Value of k minus 1th constant plus 1. हो गया? ओके, तो इनकी वैल्यूज लिखी क्या सामने? देन दिस रेड ब्लू ग्रीन विल हैव वैल्यूज 0 1 2. ठीक है, अब नीचे ये दूसरा एग्जांपल लिख लो. हो गया? अब इस एग्जांपल के राइट में लिखो, वी कैन इनिशियलाइज enumeration constants with our own value also. We can initialize enumeration constants with our own value also. डन? चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं. कल शाम को मिलेंगे. बर उद्या आपण लवकर सुरू करू शकतो का बाबांनो? सॅटरडे असेल उद्या 5 वाजता चालू करू शकतो का आपण? ठीक आहे, ओके. तर मग उद्या ऑनलाईन वाले, टुमॉरो वी विल स्टार्ट एट 5 to 6:30. ठीक आहे, चला.
ते इन्स्टॉल करायला अडचण झाली होती.